आज हम अध्ययन करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कि अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 के एक छोटे से वाक्य में किया गया है और जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन संविधान के इस वाक्य से राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। कोई भी महत्वपूर्ण संस्था वैसी ही नहीं रहती जैसी कानून उसे बनाता है ना। तो यह कथन सबसे अधिक प्रमुख रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में कहा जा सकता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता और राज्यों की सत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक इच्छुक थे और राष्ट्रपति के पद को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे। लेकिन संविधान लागू किए जाने के बाद से लेकर अब तक राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसमें निरंतर वृद्धि होती रही है। और जैसा कि ओक तथा रेतो कहते हैं कि यूरोप के कुछ तानाशाहों को छोड़कर अमेरिका का राष्ट्रपति शासन का सबसे अधिक शक्तिशाली अध्यक्ष है। संविधान ने अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की है और अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संसार का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद है। राष्ट्रपति सरकार तथा राज्य दोनों का अध्यक्ष है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति संसार का सबसे महान शासक हो गया है। लास्की भी कहते हैं कि ऐसी कोई विदेशी संस्था नहीं है जिसके साथ मूलतः अमेरिकी के राष्ट्रपति की तुलना की जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। संकट काल में अमेरिकी जनता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति की ओर ही देखती है और अमेरिका के राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का संकेत रूजवेल्ट, विल्सन, ओबामा है ना, उससे ही हमको मिल जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए आप कुछ योग्यताएं निर्धारित हैं कि केवल वही व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ सकता है जिसमें या तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और कम से कम 14 वर्ष से वो अमेरिका में रह चुका हो। और इसके अतिरिक्त ये सब बातें तो है ही, वह दिवालिया न हो, पागल न हो और किसी भी अपराध के सिलसिले में जेल नहीं गया हो। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल फिलाडेल्फिया का जब सम्मेलन हुआ था तो उसमें काफ़ी मतभेद था और पर्याप्त वाद विवाद के बाद अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा तथा पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और इस प्रकार यह परंपरा स्थापित हो गई कि राष्ट्रपति 2 अवधियों से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ब्रिटिश राजनीति तथा सर्वाधिक आकर्षक तत्व जो है वो सम्राट का पद और व्यक्तित्व है। ब्रिटिश की राजनीति को अगर हम देखें तो उसमें सबसे जो आकर्षक पद है वो सम्राट का पद और व्यक्तित्व। अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति से लेकर साधारण से साधारण व्यक्ति भी अमेरिका की जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसके अंदर रुचि लेता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। व्हाइट हाउस में रहने वाले राष्ट्रपति से लेकर गलियों के व्यक्ति तक इसमें दिलचस्पी रखते हैं और इसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रचार किया जाता है। करोड़ों डॉलर धन व्यय किया जाता है। संविधान निर्माता चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा हो ताकि इस महत्वपूर्ण पद का निर्वाचन शांत वातावरण में बिना किसी हुल्लड़ और राजनीतिक धांधलेबाजी से दूर रहकर हो सके। इसलिए उन्होंने एक निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की थी। राष्ट्रपति के निर्वाचन को जब हम देखते हैं तो उनको हम इन पॉइंट्स में देख सकते हैं कि सब पहला जैसे उम्मीदवारों का मनोनयन होता है, फिर चुनाव अभियान, निर्वाचक मंडल का चुनाव, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव और फिर नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण करना। ये एक कुछ प्रक्रिया है जिससे ये जो है राष्ट्रपति का चुनाव चलता है, होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जिस शांत वातावरण की संविधान निर्माताओं ने कल्पना की वो अब नहीं रहा है ना। लेकिन फिर भी हम इन शीर्षकों में राष्ट्रपति के चुनाव को समझ सकते हैं, जैसे प्रत्याशियों का मनोनयन या उम्मीदवारों का मनोनयन। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के जो राजनीतिक दल हैं वह राष्ट्रपति के प्रत्याशियों का मनोनयन करते हैं। यह मनोनयन विविध राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलन में किया जाता है। एक अखिल देशीय सम्मेलन होता है और अखिल देशीय सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव दल की प्रारंभिक इकाइयों के द्वारा किया जाता है।
इनका चुनाव कहीं राज्यों के सम्मेलन में होता है, कहीं राज्य की प्रारंभिक इकाइयों में होता है तथा कहीं राज्य की केंद्रीय समितियों में होता है। तो इस प्रकार से निर्वाचित प्रत्येक दल का राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पदों के लिए एक एक प्रत्याशी मनोनीत करता है। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी चयन में साधारणतया प्रथा यह है कि उसके लिए प्रायः वह व्यक्ति लिया जाता है जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के निवास के राज्य से अलग राज्य का निवासी हो, मतलब दोनों एक राज्य के निवासी नहीं होने चाहिए। और प्रत्याशियों के चयन में सम्मेलन इस बात का भी ध्यान रखता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो मत संख्या की दृष्टि से बड़े हैं तथा जिनमें दूसरे राजनीतिक दल का पर्याप्त प्रभाव है। इन चीज़ों को वो देखते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार उम्मीदवारों का मनोनयन किया जाता है। फिर चुनाव अभियान चलता है कि राष्ट्रीय सम्मेलन का कार्य दल के चुनाव घोषणा पत्र की रचना करना, नई राष्ट्रीय समिति की स्थापना करना, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के लिए दल के प्रत्याशियों के नाम निर्देशन के साथ समाप्त हो जाता है और उसके बाद चुनाव चलता है। जैसे ही नाम आ गए तो राष्ट्रव्यापी चुनाव होता है और यह प्रचार युद्ध काफ़ी जटिल और खर्चीला होता है। उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने में राजनीतिक, व्यावसायिक, सार्वजनिक संपर्क विशेषज्ञों, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों, है ना, और रेडियो, टेलीविज़न, इन सब का वे सहारा लेते हैं, उनसे प्रचार करते हैं और समाचार पत्र भी खुलकर खूब प्रचार करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से करोड़ों रुपया उस चुनाव के अंदर खर्च कर दिया जाता है। तीसरा जो शीर्षक हम देखेंगे वह निर्वाचक मंडल का चुनाव, कि इसके बाद निर्वाचक मंडल के लिए दोनों दलों द्वारा उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। इन उम्मीदवारों को अपने अपने दल के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों को वोट देने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। निर्वाचक मंडल के सदस्य संख्या 538 है और निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव मतदाताओं के द्वारा होता है। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है ना। और निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है, अर्थात मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं अपितु एक दल या सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। और अमेरिका में यह जो प्रथा है वह स्थापित हो गई है कि जिस उम्मीदवार को भी मतदाताओं ने बहुसंख्यक वोट प्राप्त दिए हैं तो उस राज्य के निर्वाचक मंडल के सारे स्थान उस उम्मीदवार को ही प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रत्याशी निर्वाचकों में से बहुमत स्थान प्राप्त कर लेता है उसको ये विश्वास हो जाता है कि वह राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों दलों द्वारा जो निर्वाचक हैं, मंडल हैं, तो उनके उम्मीदवार खड़े कर दिए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती भाई कि वो उसी के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने ही दल के लोगों को वो करेंगे, है ना, चुनाव करेंगे उनका। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप ईयर या चुनाव वर्ष के नवंबर के महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित किसी तिथि को होता है। निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है और निर्वाचकों के चुनाव और अन्य चुनाव में किन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होगा, इस संबंध में एक मतदान अधिकार अधिनियम में ये संशोधन किया था, जो मैंने अभी आपको बताया कि भी 18 वर्ष की वयस्क होने चाहिए, है ना, और कम से कम 30 दिन वो उस राज्य के अंदर रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें उसमें आती हैं। और जो मेथड चुनाव का था वो था उसमें लिस्ट सिस्टम या सूची प्रणाली, मतलब किसी व्यक्ति को वोट नहीं देंगे वो, बल्कि सूची को वोट उसमें डाले जाते हैं, है ना। मतदान होने के लिए अब केवल 2 योग्यताएं आवश्यक कर दी उन्होंने कि वो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले और कुछ राज्य में कम से कम 30 दिन से रह रहा हो। अब निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, देखिए कि निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता है। प्रायः निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं, लेकिन अमेरिकी कानून के अनुसार वे किसी भी उम्मीदवार को अपना मत देने के लिए स्वतंत्र हैं। देते तो अपने दल को ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पर कोई दबाव है कि अपने ही दल को पर मतदान करें, लेकिन अमेरिकी कानून के अनुसार, है ना, वैसे उनको स्वतंत्र कर दिया गया है। अमेरिकी इतिहास में ऐसा अनेक बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के निर्वाचक मंडल के सदस्य ने किसी अन्य दल के उम्मीदवारों को अपना मत दिया हो। तो बुधवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित हो जाते हैं और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और प्रामाणिक करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास उसको भेज दिया जाता है। फिर सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उन मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जो जीतने वाला व्यक्ति होता है उसकी घोषणा करता है। देखिए, जब किसी उम्मीदवार को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिले
तो यदि राष्ट्रपति के पद के जो उम्मीदवार हैं उनको बराबर मत प्राप्त हों या किसी को भी मतदाताओं का पूर्ण या निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो प्रतिनिधि सभा जो है वह सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है तो प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य का केवल एक ही मत होता है। प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय करते हैं कि उनके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाए। यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि समान रूप से इस विषय पर बढ़ जाएं तो उनका मत गिना नहीं जाता है ना। तो वो प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य केवल कितने मत देगा? केवल एक ही मत देता है। 5वीं जो प्रक्रिया के अंदर आता है कि नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण करना। देखिए 1933 के पूर्व तक निर्वाचित होने के लगभग 4 मास पश्चात, है ना, 4 मार्च को नवीन राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण किया जाता था। किंतु जो 20वां संशोधन हुआ 1933 में, उसके अनुसार 4 मार्च की बजाय 20 जनवरी को राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। और इस संशोधन में यह भी निश्चित किया गया था यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की अपने पद पर आसीन होने से पहले मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा। तो पद ग्रहण के समय राष्ट्रपति को शपथ भी लेनी होती है जो उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। और वो क्या शपथ लेता है कि मैं गंभीरतापूर्वक शपथ लेता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा और अपनी योग्यता पर अमेरिका के संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। देखिए इसी के साथ राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियाँ भी प्राप्त हैं। उन्मुक्तियाँ है ना कि उसे अब किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध परमादेश या आदेश, है ना, जो मैंडेमस जिसको हम बोलते हैं, भी जारी नहीं किए जा सकते, उसे किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के आदेश भी नहीं दिए जा सकते। केवल सीनेट में उसे महाभियोग के समय बुलाया जा सकता है ना। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, बाकी नहीं हटाया जा सकता। एक बार राष्ट्रपति जेफरसन को साक्षी के रूप में बुलाया गया था परंतु उन्होंने उपस्थित होने से इनकार कर दिया। तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, जब उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती, उनकी इच्छा है तो आ सकते हैं। राष्ट्रपति को प्राप्त इस प्रकार की विशेष स्थिति की सीमा है ना। और ये किससे सिद्ध हो गई? वाटरगेट कांड और सार्वजनिक पद पर रहते हुए नैतिक आचरण की मान मर्यादाओं के प्रसंग में जो क्लिंटन विवाद था उससे मर्यादाएं स्पष्ट हो गई।